नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सृष्टि द क्रिएशन में। आज मैं आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड के 2023 में पूछे जाने वाले हिंदी का महत्वपूर्ण सवालों का उत्तर लेकर आया हूँ, जो इस प्रकार से हैं। पहला प्रश्न, पपाती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी? उत्तर होगा, पपाती तमिलनाडु के एक गांव की महिला वल्ली अम्माल की बेटी थी। उसे बुखार आ गया। जब वल्ली अम्माल उसे लेकर गांव की प्राइमरी हेल्थ सेंटर में दिखाने गई तो वहां के डॉक्टर ने अगले दिन सुबह ही जाकर नगर के बड़े अस्पताल में दिखाने को कहा। बस पपाती को लेकर सुबह की बस के नगर के बड़े अस्पताल में दिखाने पहुंच गई। अगला प्रश्न है, मंगमा की अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? उत्तर होगा, मंगमा का अपनी बहू नजमा के साथ पोते को लेकर विवाद था। एक दिन बेटे की किसी गलती पर उसकी मां नजमा उसे पीट रही थी। पहले तो कुछ देर मंगमा चुप रही, किंतु जब रहा नहीं गया तो मंगमा ने बहू से कहा, क्यों रे राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? बस बहू चढ़ बैठी, खूब सुनाई उसने। जब मंगमा ने कहा, मैं तुम्हारे घरवाली की माँ हूँ, तो बहू ने भी कहा, मैं भी इसकी माँ हूँ, मुझे क्या अकल सिखाने चली है? बात बढ़ गई। अगला प्रश्न है, कवि जीवनानंद दास किस तरह के बंगाल में एक दिन लौटकर आने की बात करते हैं? उत्तर है, कवि उस बंगाल में एक दिन लौटकर आने की बात करते हैं जहाँ धान की खेत हो, जहाँ बहती नदी के किनारा हो और भोर की नई सुनहरी किरणें हो। कवि को बंगाल रोम रोम में बस गया है, इसलिए कवि जी कहते हैं कि अगले जन्म में भी इसी धरती पर लौटकर आऊँगा। अगला प्रश्न है, कवि ने डफाली किससे कहा है और क्यों? उत्तर होगा, कवि ने डफाली उन लोगों को कहा है जो नेताओं की चमचाई करते हैं, नेताओं का खूब गुणगान करते हैं और छोटी छोटी बात को चढ़ा बढ़ाकर के बहुत बड़ा बना देते हैं। उनका एक ही लक्ष्य होता है, अपने स्वामी को खुश रखना, जिससे कुछ पाने की उम्मीद हो, इसलिए झूठी प्रशंसा करता है। यह सब देखकर लगता है कि वे लोग झूठ कार के ढोल बजाने वाले हैं, इसलिए कवि जी उन्हें डफाली कहा है। अगला प्रश्न है, वाणी कब विष के समान हो जाती है? उत्तर, जब कोई व्यक्ति राम नाम का जप नहीं करता है तो वही व्यक्ति विष खाता है, विष जल पान करता है, उसका वाणी विष के समान हो जाता है और इस माया रूपी संसार में उलझकर मर जाता है। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? उत्तर, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी अम्मा को मानते थे। जब वे नाचते थे तो उनकी अम्मा देखती थी। वे अपनी अम्मा से अपनी कमी और अच्छाई के बारे में प्रश्न किया करते थे। अम्मा जी ने पिताश्री से तुलना कर इसमें निखार सुधार लाने को कहा। अगला प्रश्न है, वृक्ष और कवि में क्या संवाद होता है? उत्तर होगा, कवि बुद्धिजीवी हैं, वह जानता है कि बूढ़ा चौकीदार विश्वासी होता है। कवि के दरवाजे पर जो बूढ़ा वृक्ष है वह बूढ़ा चौकीदार है। कवि जी का कहीं से भी आते हैं तो वृक्ष दूर से ही कवि को देखकर ललकारता है कि तुम कौन हो? तो कवि जी जवाब देते हैं कि मैं तुम्हारा दोस्त। तब वृक्ष कवि के सामने नतमस्तक हो जाता है। अगला प्रश्न है, कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था? उत्तर, कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण कासू की लट्टू खेलने की ललक और मदन द्वारा उसे खिलाने से इनकार करना था। लेखक इसके द्वारा बच्चों की ईर्ष्या और इनकार दिखाना चाहता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है? उत्तर होगा, मनुष्य बार बार नाखून इसलिए काटता है कि फिर से बर्बरता युग न आ जाए। नाखून मनुष्य का प्राचीनतम हथियार है, जो आज मनुष्य उस पाशविक वृत्ति को छोड़ चुका है। मानविक गुण आ जाने के कारण पशुता का त्याग करना ही उचित मानता है। मनुष्य नाखून को अपना हथियार नहीं बनाना चाहता है, इसलिए मनुष्य बार बार नाखून को काटता है।
अगला प्रश्न है, किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया? उत्तर, बहादुर ईमानदार कर्मठ नौकर था। जब तब बहादुर को सदस्यों का प्यार मिलता रहा। वह लेखक के घर काम करता रहा। जब लेखक का पुत्र किशोर उसे पीटने लगा, वह हंस हंस कर झेलता रहा। जब घर की मालकिन निर्मला उस पर हाथ उठाई तो भी वह सह लिया, परंतु चोरी के झूठे आरोप के कारण बहादुर ने लेखक का घर छोड़ दिया। अगला प्रश्न है, कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन है और वे कहाँ मिलेंगे? उत्तर, आज की देवता किसान मजदूर हैं जो सड़क पर गिट्टी तोड़ते और खेत खलिहानों में काम करते मिलेंगे। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हम लोगों का भरण पोषण कृषि पर ही आधारित है, अतः आज के देवता भी वहीं मिलेंगे। अगला प्रश्न है, खोखा किन मामलों में अपवाद था? उत्तर, खोखा घर के नियमों को धज्जियां उड़ाने में अपवाद था। खोखा सेन साहब के नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है। माँ बाप के ज़्यादा लाड़ प्यार ने उसे जिद्दी बना दिया था। वह घर के किसी भी कायदे कानून के मामले में अपवाद था। अगला प्रश्न है, नेताओं के बारे में कविवर प्रेमघन की क्या राय है? उत्तर, नेताओं के बारे में कविवर प्रेमघन की राय उत्तर होगा, नेताओं के बारे में कविवर प्रेमघन की राय यह है कि नेताओं की अपनी चिंता अधिक और जनता की कम होती है। वे कहते हैं कि कुछ और करते हैं कुछ, वो कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ। उनका जन कल्याण कम, आत्म कल्याण पर ध्यान अधिक होता है। प्रेमघन जी कहते हैं कि जो अपने बच्चों का वश में नहीं रख सकेंगे, वे अपनी ढीली ढाली धोती नहीं संभाल सकते हैं। वे नौकरशाहों को कैसे वश में रख सकेंगे, कानून का शासन कायम कर सकेंगे? उन पर विश्वास करना धोखा खाना है। देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई? उत्तर, लगभग 200 वर्ष पहले छपखाने के लिए देवनागरी बनी, तब से अनेक पुस्तकें छापनी शुरू हो गई। केंद्रीय हिंदी निदेशालय विभिन्न साहित्यिक और विद्वानों ने इस लिपि में सुधार कर प्रेस तथा कंप्यूटर के लायक बनाया। इसलिए देवनागरी लिपि के टाइप बन जाने पर इसके अक्षरों में स्थिरता आई। अगला प्रश्न है, नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं? उत्तर होगा, नागरी नाम के संबंध में अनेक मत हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार लिपि का प्रयोग सबसे पहले गुजरात नगर के ब्राह्मणों द्वारा किया गया, इसलिए इसका नाम नागरी पड़ा। कुछ विद्वानों के अनुसार सब तो नगर हैं, लेकिन काशी देवनागरी है। उसी लिपि का प्रयोग देवनगर काशी में हुआ, इसलिए इसे देवनागरी कहा गया है। गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं? उत्तर हुआ, गांधी जी ने बढ़िया शिक्षा अहिंसक प्रतिरोध की शिक्षा को कहते हैं। अक्षर ज्ञान के पहले ही बच्चों को यह बता देना चाहिए कि आत्मा क्या है, सत्य क्या है। उन्हें मालूम होना चाहिए कि सत्य से असत्य को, प्रेम से घृणा को और कष्ट सहन से हिंसा को कैसे जीता जा सकता है। अगला प्रश्न है, कवि की दृष्टि में समय के साथ समय के रथ का घर नाद क्या है? स्पष्ट करें। उत्तर, कवि की दृष्टि में समय का घर नाद समय की पुकार, समय की जोरदार मांग है, और यह मांग है जनता की सत्ता है। आज जनतंत्र का जन्म हो रहा है, पराधीनता की समाप्ति और स्वाधीनता की प्राप्ति है। कवि की दृष्टि में समय के रथ का घर नाद है। अगला प्रश्न है, कवि भारत को गीता प्रकाशीन मानकर भी ज्ञान मूढ़ क्यों कहता है? इसका उत्तर होगा, कवि भारत माता को गीता प्रकाशिनी मानकर भी ज्ञान मूढ़ इसलिए कहता है कि भारत माता के मुँह के बीच की रेखा दिख रही है। भारत माता के भाव चिंता युक्त दिख रही है। सभी दिशाओं में अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा है। गुलामी के कारण आँख झुकी है, आकाश में कुहासे छाए हुए हैं। भारत माता के मुखमंडल की शोभा कलंकित चंद्रमा से उपमा देने योग्य है, इसलिए गीता प्रकाशिनी भारत माता को कवि ने ज्ञान मूढ़ कहा है।
अगला प्रश्न है, भारत माता का रास भी राहु ग्रसित क्यों दिखाई पड़ता है? हास। उत्तर, कवि जी को कहना है कि राहु जैसे दुष्ट ग्रह की छाया जब चंद्रमा पर पड़ती है तो ग्रहण लगता है, अर्थात चंद्रमा की प्रसन्नता, हंसी खुशी सब कम हो जाती है। उसी प्रकार भारत माता पर विदेशियों की काली छाया पड़ने से भारत माता की प्रसन्नता, हंसी खुशी सब कुछ गायब हो जाती है। इसी कारण भारत माता का हास भी राहु ग्रसित दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है, कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता था? उत्तर, कवि के दरवाजे पर भी एक बहुत पुराना वृक्ष था, मजबूत और फैला तना था उसका, जिसकी तने के ऊपर पत्तियां फैली थी जैसे कोई मुरेठा बांधे हो, जड़ें कुछ फैली थी जैसे जूते पहनने से पैर पर कुछ लंबा चौड़ा नजर आता है। तने के ऊपर एक लंबी डाल थी जैसे कोई राइफल कांधे पर लिए हो। उसके नीचे से गुजर कर घर के भीतर जाना एक जांच की तरह था। उसकी छाया भी आरामदायक थी, जैसे किसी बूढ़े आदमी से बात कर सुकून मिलता है वैसा ही था उसके नीचे बैठना। इन्हीं समानताओं के कारण कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार लगता था। अगला प्रश्न है, डुमराव की महत्ता किस कारण से है? उत्तर, डुमराव की महत्ता दो कारणों से है। पहले तो यह कि इसके आसपास की नदियों के कछारों में नरकट नामक एक प्रकार की घास पाई जाती है जिसका प्रयोग शहनाई बजाने में किया जाता है। दूसरा कारण यह है कि बिस्मिल्लाह खां का यह पैतृक निवास है। इनके परदादा उस्ताद सलार हुसैन यहीं के थे और इनके खानदान के लोग शहनाई बजाते हैं। अगला प्रश्न है, अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन करें। उत्तर होगा, बहादुर ठीगने कद का चकट लड़का था, रंग गोरा था और चिपटा मुंह। वह अपनी आंखें बुरी तरह मटका रहा था। उसने सफ़ेद निक्कर, आधी बाँह की सफ़ेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहना हुआ था। उसके गले में स्काउटो जैसा एक रुमाल बंधा था। पहली बार में वह ऐसा ही दिखा था। अगला प्रश्न, हमारी नींद कविता में कवि किन अत्याचारियों का और क्यों जिक्र करता है? कवि के द्वारा उन अत्याचारियों का जिक्र किया गया है जो आराम, सुविधा और लापरवाही करते हैं, जो जीवन की यूं ही अनेक समस्याओं को जन्म देते हैं। कवि उसे अत्याचारी कहता है जो तरह तरह के उन्माद में दंगे करते रहते हैं। इतना ही नहीं, अपने विरोधी के घर द्वार को आग के हवाले करते हैं। अगला प्रश्न है, मछली को छूते हुए संतु क्यों हिचक रहा था? उत्तर होगा, संतु अभी अबोध है, उसे नहीं मालूम कि मछलियाँ काटती नहीं हैं, इसलिए वह मछलियों को छूने से हिचक रहा है। बड़े भाई के समझाने पर वह एक बार छूता है, लेकिन झट से अपनी उंगली हटा लेता है। उसके मन का डर अभी बना हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है? उत्तर, प्रवासी वह होता है जो प्रदेश में जाकर बसता है। वहाँ उसे बहुत से अधिकार नहीं होते हैं जो वहाँ के मूल निवासी को होते हैं। वहाँ उसे मूल निवासियों की भांति मान सम्मान नहीं मिलता। परतंत्र काल में यहाँ के लोग के अधिकार अंग्रेजों के द्वारा छीन लिए गए। अंग्रेजों के सामने मान सम्मान भी जाता रहा। परदेशी अधिक प्रभावशाली बन गए। भारत माता अपने ही घर में दूसरे की गुलामी करती है, अपने ही घर में अधिकार प्राप्त नहीं है। इसलिए कवि को लगता है कि भारत माता अपने ही घरों में प्रवासिनी बनी हुई है। चलिए, अब है परंपरा ज्ञान किसके लिए आवश्यक है और क्यों? परंपरा ज्ञान उसके लिए आवश्यक है जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन चाहते हैं, जो लकीर के फकीर नहीं हैं और जो रूढ़ियाँ को तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान जरूरी है। चलिए, अब नहीं रहा नेक्स्ट। अब है
रंगपा कौन था और यह मंगमा से क्या चाहता था। रंगपा मंगमा के गांव का आदमी था। वह बड़ी शौकीन तबीयत का था। वह जुआ भी खेलता था। जब उसे पता चला कि मंगमा अपने बेटे से अलग रहने लगी है तो रंगपा मंगपा के पीछे पड़ गया। वह मंगमा से पैसा को ठग लेना चाहता था और दैविक संबंध भी बनाना चाहता था। अब है मंगमा ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। इसका उत्तर है बहू को जब पता चला कि रंगपा और उसकी सास मंगमा के पीछे पड़ गया है तब उसने एक योजना बनाई और अपने बेटे से कहा कि जा दादी के पास तुझे मिठाई देती है ना, अगर मेरे पास आया तो पीटूंगी। बस बच्चा मंगमा के पास आकर रहने लगा। मंगमा भी उसे चाहती थी। एक दिन पोता जीत कर बैठा कि मैं भी बेंगलुरु चलूँगा। मंगमा क्या करे, माथे पर टोकरा, बगल में बच्चा, मुसीबत हो गई। तब बेटी और बहू ने आकर कहा कि उस दिन गलती हो गई माँ जी, यूँ गुस्सा करोगी तो कैसे चलेगा। मंगमा अब खुशी खुशी बेटे बहू के साथ रहने लगी। अब है नेक्स्ट, अशोक वाजपेयी को नदी के तट पर बैठे क्या अनुभव होता है। दक्षिण फ्रांस की रोन नदी के किनारे बैठे हुए लेखक को ऐसा लगता है कि वह भी नदी के साथ उनके प्रवाह में मील बह रहे हैं। शीतल और स्वच्छ जल में कभी भी स्वयं को उसी की तरह समझने लगता है। नेक्स्ट, रसखान ने मालिन किने और क्यों कहा है। कवि रसखान ने श्री कृष्ण और राधा को प्रेम वाटिका का माली और मालिन कहा है। जिस प्रकार माली मालिन मिलकर फूल के बगीचा को हरा भरा रखते हैं, उसी प्रकार राधा और कृष्ण अपने प्रेम वाटिका को हरा भरा रखा है। नेक्स्ट, कवि की दृष्टि में ब्रह्मा का निवास स्थान कहाँ है। जो व्यक्ति काम, क्रोध और लोभ से परे हो उसके हृदय में ब्रह्मा का निवास होता है। ब्रह्मा उन लोगों में निवास करता है जो सुख, स्नेह और भयग्रस्त नहीं है, जो दूसरे को सोना पैसा को मिट्टी के समान समझते हैं, उनमें ही ब्रह्मा का निवास होता है। नेक्स्ट है, लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक स्थिति का चित्र प्रस्तुत कीजिए। लक्ष्मी उड़ीसा की रहने वाली थी। देवी नदी के बांध के नीचे उसका घर था। पति लक्ष्मण कोलकाता में कहीं नौकरी करता था। लक्ष्मी के 4 बच्चे थे। लक्ष्मण की कमाई से भरण पोषण नहीं होता था तो लक्ष्मी गांव के वो तहसीलदार साहब के यहाँ छीट-फूट काम कर कुछ पैसे पा लेती थी। पुरखों की छोड़ी 1 बीघा खेती थी और जमीन का एक टुकड़ा। बाढ़ और सूखे की चपेट में रहने के कारण यह सब काम न आता था। लक्ष्मी की गृहस्थी बड़ी मुश्किल से चलती थी। नेक्स्ट, गुर्जर प्रतिहार कौन थे। गुर्जर प्रतिहार विदेशी थे। ये भारत आकर बस गए। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अवंती प्रदेश में इन्होंने शासन कायम किया। बाद में कन्नौज पर भी इनका अधिकार कर लिया। गुर्जर प्रतिहार राजाओं में मिहिर भोज और महेंद्रपाल आदि महान राजाओं में गिने जाते थे। नेक्स्ट है, परहित के लिए देह धारण कौन करता है।
परहित के लिए वेद मेघ धारण करता है, मेघ परोपकारी होता है, घूम घूम कर लोकहित के लिए बरसता है, जिससे धरती रस भरी हो जाती है और धरती उपजाऊ हो जाती है। बादल सूखी धरती पर बरस कर हरा भरा कर देता है, गर्मी से तपती हुई धरती को सुकून मिलती है। नेक्स्ट है कवि प्रेमघन को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती? कवि प्रेमघन को भारत में भारतीयता इसलिए नहीं दिखाई पड़ती है क्योंकि चारों ओर लोग अंग्रेजी वेशभूषा में हैं। सबका स्वभाव, रीति रिवाज, चाल चलन, घर, रुचि, खाना पीना, पहनावा सब अंग्रेजी जैसा हो गया है। हिंदू या मुसलमान सभी अंग्रेजों जैसे दिखाई पड़ते हैं। इस प्रकार कवि को भारत में कहीं भी भारतीयता नहीं दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट, माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी? माँ अस्पताल की व्यवस्था से मन ही मन कांप जाती थी। वह लोगों को अस्पताल के लिए गौशालाओं की उपमा देती थी। मंगू बिस्तर पर पखाना पेशाब कर देती थी। वह खिलाने पर ही खाती थी। माँ जी को विश्वास था कि अस्पताल में उसकी देखभाल अच्छी तरह से नहीं होगी। इन्हीं कारणों से माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना नहीं चाहती थी। नेक्स्ट है सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस करती है? सीता अपने ही घर में इसलिए घुटन महसूस करती है कि सीता के पति के मरते ही घर की स्थिति दयनीय हो गई। भाइयों में आपसी भेद उत्पन्न हो गए। 2 रोटी के लिए बात बात में उसे बातें सुननी पड़ती थी। वह अपने को अपमानित महसूस करती थी। जब तीनों बेटों ने तय कर लिया कि सीता बारी बारी से हर एक के यहाँ 1 महीना रहेगी और उसके यहाँ ही खाएगी, इसी कारण सीता को अपने ही घर में घुटन महसूस करती है। नेक्स्ट है छायाएं दिशाहीन सब और क्यों पड़ती है? स्पष्ट करे। हिरोशिमा और नागासाकी में जब बम गिरा तब भीषण नरसंहार हुआ। मानव के चिथड़े उड़ गए। जब वह अणुबम गिरा तो उसके जलने से रोशनी निकल रही थी जो मानव के चिथड़े हो रहे थे। वे सभी दिशाओं में जा रहे थे। लग रहा था कि जिस प्रकार सूर्यदेव के रथ का पहिया टूटकर चारों दिशाओं में फैल गया हो, उसी प्रकार मानव भी दिशाहीन है। नेक्स्ट है कवि कहाँ अपने आंसुओं को पहुंचाना चाहते हैं और क्यों? कवि अपने आंसुओं को सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहते हैं। कवि सुजान से प्रेम करते थे। कवि को छोड़कर सुजान चली गई थी, जिसके कारण कवि के मन की पीड़ा और करुणा के धार आंसू के रूप में निकल रहे हैं। उस आंसू को कवि जी बादल बनाकर सुजान के आंगन में बरसाना चाहते हैं, जिससे कवि के मन की पीड़ा करुणा के धार में कमी हो और कवि के दिल को सुकून मिले। नेक्स्ट है मछली और दीदी में क्या समानता दिखाई पड़ी? स्पष्ट करें। मछली और दीदी में निम्नलिखित समानता है। मछली जल में रहती है, दीदी घर में रहती है। मछली झोले में तड़पती है, दीदी घर में छटपटाती है। मछली पानी से
निकलने पर पिटाती है और दीदी घर में पिटाई से पिटाती है। न मछली अपनी व्यथा व्यक्त कर पाती है और न दीदी। अब है लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है? इसका उत्तर है मैक्स मुलर ने सर विलियम जोन्स की तुलना सिकंदर से करते हुए उन्हें नया सिकंदर का नाम दिया है। सिकंदर की तरह विलियम जोन्स का कार्य भी रहस्यपूर्ण था, कष्टमय था, संघर्षपूर्ण था। अपने प्रिय जन्मभूमि और प्रियजनों से अलग होकर वह भारत दर्शन के लिए यात्रा पर निकले थे। सागर की लहरें, सूर्य का सागर में डूबना आदि दृश्य उसे उत्साहित तो कर ही रहे थे, वह अपने सपनों को भी साकार रूप देने के लिए ललायित था। नेक्स्ट है धर्म की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है? भारत से हम क्या सीखे? पाठ के आधार पर बताएं। तो इसका उत्तर है धर्म की दृष्टि से भारत अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए धर्म के उद्भव और उसके नष्ट होने वाले रूप का यहाँ प्रत्यक्ष ज्ञान यहाँ होता है। यह वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म की जन्मभूमि है, तो इस्लाम और ईसाई धर्म की शरणस्थली भी है। यहाँ विभिन्न धर्म जाति के लोग सदियों से हिल मिलकर रहते हैं। नेक्स्ट है लेखक किस विडंबना की बात कहते हैं? लेखक बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर उस विडंबना की बात करते हुए कहते हैं कि इस युग में भी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है, जिसका स्वरूप है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप ले रखा है, जो अस्वाभाविक है। नेक्स्ट अब है कवि अपने को जलपात्र और मदिरा क्यों कहता है? जलपात्र इसलिए कहता है कि जलपात्र में जल होता है और जल ही जीवन का आधार है। मदिरा से नशा होता है। कवि अपने को जलपात्र इसलिए कहता है कि जब हमारा अस्तित्व न रहेगा तब भगवान क्या करोगे? भक्त भगवान का जलपात्र है, वह जब टूटकर बिखर जाएगा तो क्या होगा? तब भगवान की मदिरा सूख जाएगी या स्वाधीन हो जाएगी तो क्या होगा? भगवान का अस्तित्व ही गायब हो जाएगा। भक्त में ही भगवान बसते हैं। नेक्स्ट अब है कविता के आरंभ में कवि भारतीय जनता का वर्णन किस रूप में किया है? कविता के आरंभ में कवि भारतीय जनता का वर्णन अबोध मूक मिट्टी के मूर्त के रूप में किया है, जो सब कुछ सहती आ रही है। गहन वेदना में भी भूख लगी है, लेकिन किसी के सामने मुख नहीं खोलती है। लाख दुख सहती है पर किसी के सामने मुख नहीं खोलती है, अपनी दुख प्रकट नहीं करती है। नेक्स्ट अब है बिरजू महाराज कौन कौन से बात बजाते थे? तो बिरजू महाराज महानर्तक थे। वे देश विदेश में नृत्य करने जाते थे। इसके अलावा वाद वादन में काफ़ी शौकीन थे। वे सितार, गिटार, तबला, हारमोनियम, बांसुरी आदि बजाया करते थे। चलिए अब है व्याख्या करना है, जो द्विउत्तरीय प्रश्न हैं या 5 नंबर के पूछे जाएंगे, जिसका व्याख्या करना है। इसमें है हुंकारों से महलों की नींव खड़ जाती है, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके रात समय में ताव कहाँ,
वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। इसका व्याख्या करना है। तो देखिए व्याख्या को किस प्रकार करना है। पहले लिखना है, कोई भी व्याख्या पूछे तो इसी प्रकार से लिखना है। पहले उसमें लिखते हैं, प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के जनतंत्र का जन्म पाठ से लिया गया है। इसके कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। अब पैराग्राफ चेंज करेंगे। अब लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति में कवि जी कहते हैं कि भोले भाले जनता का उल्लेख किया है। इन्होंने इस पंक्ति में बताया है, पंक्ति के माध्यम से बताया है कि इस भारत की भोले भाले जनता का बारे में बताया है। जब न्याय और अत्याचार से हद हो जाता है तो जनता क्रोध होकर आक्रोश में बड़े बड़े साम्राज्य उखाड़ फेंकती है। एक बार जनता ठान लेती है तो उसे पूरा करके रहती है। राजाओं का ताज उतार हवा में उड़ा देती है। जनता की राह समय भी नहीं रोक सकती है। अब है नेक्स्ट है, भारत माता ग्रामवासिनी खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासिनी। इसका भी व्याख्या करना है। चलिए देखते हैं व्याख्या कैसे करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के भारत माता पाठ से ली गई है। इसके कवि या रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। प्रस्तुत पंक्ति में कवि जी कहते हैं कि भारत माता की जो आत्मा है गांव में बसती है या निवास करती है। दूर दूर तक फैले धूल धूसरित खेत ही भारत माता का आंचल है। भारत माता के दुख के कारण भारत माता का आंचल मटमैला हो गया है, अर्थात धूल से भर गया है। भारत माता के आंसू के रूप में गंगा यमुना के जल के रूप में प्रवाह होती है। भारत माता की मिट्टी उदासिनी है। नेक्स्ट अब है, सदियों की ठंडी बुझी राख सुबह उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन खिलाती है। इसका भी व्याख्या करना है। चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के जनतंत्र का जन्म पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। प्रस्तुत पंक्ति में कवि जी कहते हैं कि सदियों में स्वतंत्रता की सदियों से स्वतंत्रता की बुझी राख में छिपी चिंगारी सुबह उठी है, अर्थात जनता जाग चुकी है। आजादी की चिंगारी फूट चुकी है। लगता है अब देश आजाद हो जाएगा। भारत की जनता के माथे पर सोने के मुकुट पहनाकर सत्ता पर बैठाया जाएगा। भारत की जनता प्रसन्न और सुख अनुभव करेगी। चलिए अब नेक्स्ट है, जिनसे संभल सकते नहीं तन की धोती ढीली ढाली, देश प्रबंध करेंगे वे या कैसे काम ख्याली। इसका भी व्याख्या करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के स्वदेशी पाठ से ली गई है। इसके रचयिता बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि जी कहते हैं कि जिन नेताओं को शरीर की ढीली ढाली भारतीय धोती संभाल में नहीं आती है, वो देश का शासन कैसे संभाल लेंगे। या तो उनकी कोरी कल्पना है। जिस व्यक्ति से धोती
जो व्यक्ति धोती को नहीं संभाल सकते वो देश को क्या संभालेगा। नेक्स्ट है अर्थ या इसका भावार्थ स्पष्ट करना है। बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाना को जहर हो जाने से। इसका भी व्याख्या करना है, इसका भावार्थ लिखना है। भावार्थ उसी प्रकार इसको भी लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक उधली भाग 2 के एक वृक्ष की हत्या पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कुंवर नारायण जी हैं। प्रस्तुत पंक्ति में कवि जी कहते हैं कि मनुष्य स्वार्थ के कारण असभ्य होता जा रहा है। घर, शहर और देश को बचाने के पहले प्रदूषण के कारण ऐसा ना हो कि नदियां नाला हो जाए, हवा धुआं हो जाए और भोजन विष हो जाए। इसे रोकने से ही मानव सभ्यता और संस्कृति बचेगी। अतः जंगलों को बचाना होगा। नेक्स्ट है ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडा, चोर और डाकू बनते हैं, व्याख्या करें। तो चलिए देखते हैं व्याख्या कैसे करते हैं। उसी पहले के देखे हैं उसी प्रकार इसको भी व्याख्या करेंगे। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के 20 के दांत कहानी से ली गई है। इसके कवि श्री नली विलोचन शर्मा जी हैं। प्रस्तुत पंक्ति में कवि जी कहते हैं कि लड़के बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं, अर्थात उनका कहना नहीं मानते, बुरी हरकत करते हैं और माना करने पर मारपीट करने को तैयार हो जाते हैं। वही लड़के आगे चलकर गुंडा, चोर, डाकू बनते हैं। नेक्स्ट है गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण लाउड स्पीकर पर। इसका व्याख्या करना है। चलिए इसका व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के हमारी नींद पाठ से ली गई है। इसके रचयिता बेन डगवाल जी हैं। फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे और पैराग्राफ चेंज कर लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्ति में कवि जी कहते हैं कि गरीब लोग मानते हैं कि गरीबी ईश्वर की दैवी देन है। वे लोग अपने उद्धार के लिए देवी का जागरण बड़ी धूमधाम से ढोल झाल के साथ गुण गान करते हैं। वे भी लाउड स्पीकर पर रात भर जागकर। वे भोले भाले यह नहीं समझते कि गीत ढोल झाल से जीवन चलने वाला नहीं है। वे लोग अपना पेट काटकर देवी का जागरण बड़ी धूमधाम से लाउड स्पीकर से करते हैं। नेक्स्ट अब है बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से। बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। इसका भी व्याख्या करना है। तो चलिए व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के एक बीज की हत्या एक वृक्ष की हत्या पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कुंवर नारायण जी हैं। प्रस्तुत पंक्ति में कवि जी कहते हैं कि बड़े पैमाने पर अंधाधुंध वृक्ष काटे जा रहे हैं, वन रेगिस्तान में बदलते जा रहे हैं। फलस्वरूप मौसम में बदलाव आ रहा है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है। अतः जंगल को मरुस्थल होने से बचाना है। थोड़े से धन और सुख सुविधा के लिए मानवता को भूल गया है। अगर मनुष्य को बचाना है तो मानव के मन से जंगल को निकालना होगा। नेक्स्ट अब है या लकुटी अरी कमरिया पर राज तिन्हु पर की तीजो डारो, आठों सिद्धि नौ निधि को सुखनंद की गाय चराए बिसारो,
रस खाने कब इन आखियन सब बर के बनबाग तराग निहारो कोटिक रो कर धौत के धाम कैल के कुल उपरवारो। इसका भी व्याख्या करना है, तो चलिए व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक उद्दली भाग 2 के प्रेमयनी श्री राधिका पाठ से लिया गया है। इसके कवि रसखान जी हैं। फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे, अब क्या कवि जी कह रहे हैं उसको लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्ति में कवि जी कहते हैं कि रसखान प्रस्तुत सवैया में कहते हैं कि मुझे अगर कृष्ण की लाठी और कम्बल मिल जाए तो मैं तीनों लोक निछावर कर दूंगा। अगर नंद बाबा की गैया चराने को मिल जाए तो 8 सिद्धियां और 9 निधियां को भुला दूंगा। और अगर इन आंखों से कृष्ण के लीला के ब्रजभूमि के बनबाग और तालाबों के घाट देखने को मिल जाए तो सैकड़ों इंद्रलोक कुर्बान कर दूंगा।